वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का करियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण या अक्षर का भाग 2 देखेंगे। इस पार्ट में 30 क्वेश्चन वर्ण से रिलेटेड रखे गए हैं। ये टॉपिक सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस भर्ती बोर्ड की सभी परीक्षाओं, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं, बीएड प्रवेश परीक्षा व अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान से इस टॉपिक को देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? ध्यान दें, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर। इस तरीके से वर्णों की संख्या 25 होती है। ये 25 टोटल संख्या है, ये नहीं होगा। 4 ये भी गलत है। इसके लिए विकल्प सी बी सही है। 5 स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं और 3 भी इसके लिए गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। टा, पा, झा वर्णों के उच्चारण स्थान क्रमशः क्या हैं? ध्यान दें, टा, पा, झा ये वर्ण, इनके एक एक के उच्चारण स्थान आपको बताने हैं। हाँ, देखते हैं। टा, जैसा कि आप जानते हैं, टा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धा। पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और वहीं पर झा का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस तरीके से इनका क्रमशः उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो होगा मूर्धा, ताल, ओष्ठ। क्या होगा? मूर्धा, ताल, ओष्ठ। किस विकल्प में है? सॉरी, मूर्धा, ओष्ठ, ताल सी विकल्प में है। सी वाले ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन होगा मूर्धा, ओष्ठ, ताल। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण जा, इस पर ध्यान दीजिए। जा के संबंध में निम्न में क्या असत्य है? एक अक्षर दिया गया है जा, इसी के बारे में पूछा गया है, क्या असत्य है? पहला, उच्चारण स्थान तालु है, ये चा वर्ग में आता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ये इसके लिए सही है। सही है ये ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अघोष वर्ण है, तो आप जानते होंगे कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये अघोष होते हैं, अघोष वर्ण। जबकि जा तीसरा वर्ण है, तीसरा है, इसलिए इसके लिए ये सही नहीं है। अल्पप्राण वर्ण है, ये सही है, क्योंकि अल्पप्राण वर्ण कौन होते हैं? पहला होता है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो जा जो है तीसरा वर्ण है, ये भी सही होगा इसके लिए। चा वर्ग का वर्ण है, ये भी सही है। चा, छा, जा, तो ये चा वर्ग में आता है, ये भी सही है। तो पूछा गया था वर्ण जा के संदर्भ में निम्न में क्या असत्य है? इसके लिए असत्य विकल्प निकला बी, के लिए बी ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ण था के संबंध में क्या असत्य है? जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही पूछा गया कि वर्ण था के संबंध में क्या असत्य है। ध्यान दें, दंत वर्ण है, तावर्ग का, तावर्ग का उच्चारण स्थान, तावर्ग का ये वर्ण है। ता, था, दा, देखिए, ता, था, दा, दा, धा और ना, ये होता है। इसी के बारे में पूछा गया है, था, वर्ण था के संदर्भ में। ये दंत वर्ण है, तो तावर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो था का भी उच्चारण स्थान दंत होगा। सही है, ऑप्शन हमारा ए सही है, में गलती नहीं है, ये असत्य नहीं है।
महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण कौन होते हैं? दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ये भी इसके लिए सही निकला, दूसरा वर्ण है। अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कौन होते हैं? पहला और दूसरा। तो था दूसरा वर्ण है ता वर्ग का। ता वर्ग, ता पहला है, था दूसरा है, तो ये दूसरा वर्ण हुआ, ये भी सही हुआ इसके लिए। ऊष्म वर्ण है, ये गलत है, ये इसके लिए गलत होगा, क्योंकि ये ता वर्ग के सभी अक्षर ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये ऊष्म वर्ण नहीं है, अर्थात हम विकल्प देंगे डी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डी विकल्प देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वर्ण ता वर्ग का अक्षर नहीं है? ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। देखिए, ता, था, दा, धा, ना, यही वर्ण है, तो ना इसका वर्ण है, सही है। धा भी सही है, था भी सही है, था नहीं सही है, तो इसका सही विकल्प आंसर होगा डी, पा, पा वर्ग का अक्षर है। अगला वर्ण, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के विभाजन में घोषत्व, सब पर ध्यान दीजिए, घोषत्व का आधार निम्न में से क्या है? वर्णों के विभाजन में घोषत्व का आधार निम्न में से क्या है? हम जानते हैं घोषत्व, घोष का शाब्दिक अर्थ होता है कंपन। कंपन कहाँ होने वाला कंपन? स्वर तंत्रियों में। स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन घोषत्व का आधार कहलाता है। देखिए, विकल्पों पर हम विचार करते हैं। पहला विकल्प है मुख से निकलने वाली वायु, नहीं होगा, गलत है। इसके लिए नाक से निकलने वाली वायु, ये भी गलत है। जीवा में गति, ये भी गलत है। स्वर तंत्रियों में कंपन, यही विकल्प इसके लिए सही है। तो क्वेश्चन नंबर बी, डी, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चा, छा, जा, झा वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है? ये चा वर्ग के अक्षर है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। तो ये चा वर्ग के सभी अक्षर हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु होगा। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद किए जाते हैं? ध्यान दीजिए, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद किए जाते हैं? 2 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आघोष और दूसरा सघोष। बस हमें बताना था प्राणत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं? इसका ऑप्शन होगा 2 भेद किए जाते हैं, अघोष और सघोष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है? निम्न में कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं व्यंजन के भेद, ऊष्म व्यंजन, ये सही है। स्पर्श, ये भी सही है। योगवाह, ये इसका भेद नहीं है, यही सी ऑप्शन इसके लिए दिया जाएगा। अंतस्थ भी इसका भेद होता है, अंतस्थ। ध्यान दें, निम्न में कौन व्यंजन का भेद नहीं है? इसके लिए सी ऑप्शन होगा। अयोगवाह, ये व्यंजन का भेद नहीं होता, ये अयोगवाह शब्द होता है। अयोगवाह ये वर्णमाला का भेद होता है। अयोगवाह ये वर्णमाला का भेद होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा, ध्यान दें, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का विभाजन कहलाता है। मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का विभाजन कहलाता है। यानी किसी वर्ण को बोलने में मुख से कम वायु उत्सर्जित होती है, तो किसी को बोलने में मुख से ज्यादा वायु उत्सर्जित होती है। इस आधार पर ये कौन सा आधार कहलाता है? ये प्राणत्व का आधार कहलाता है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए ऑप्शन सही होगा। घोषत्व का आधार स्वरतंत्रियों में कंपन का
कंपन का आधार है। उपरोक्त दोनों, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है। ध्यान दें, अंतस्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, अंतः धन अस्थ। अंतः का मतलब होता है बीच में, और अस्थ का अर्थ होता है स्थित। इस प्रकार से अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ हुआ बीच में स्थित। बीच में स्थित कौन से विकल्प में दिया गया है? डी विकल्प में दिया गया है। ये अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होगा बीच में स्थित, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ के अंतर्गत क्या बीच में स्थित होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंतस्थ के अंतर्गत क्या बीच में स्थित होता है? ध्यान दें, तो अंतस्थ के अंतर्गत उच्चारण, उच्चारण बीच में स्थित होता है। उच्चारण, ध्यान दें, उच्चारण बीच में स्थित होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? ऑप्शन ए। अंतस्थ के अंतर्गत क्या बीच में स्थित होता है? उच्चारण बीच में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ वर्णों में उच्चारण किसके बीच में स्थित होता है? महत्वपूर्ण। अगर अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है बीच में स्थित, अगला प्रश्न बनता है क्या बीच में स्थित? तो उसका उत्तर है उच्चारण बीच में स्थित। और फिर पूछा जा रहा है अंतस्थ वर्णों में उच्चारण किसके बीच में स्थित होता है? ठीक है, तो वो होता है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होता है। इसीलिए इन्हें आधे स्वर और आधे व्यंजन भी कहा जाता है। इसीलिए इन अक्षरों को अर्ध स्वर, यानी अंतस्थ वर्णों को अर्ध स्वर भी कहते हैं, अंतस्थ वर्णों को। तो अंतस्थ वर्णों में उच्चारण किसके बीच में स्थित होता है? स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये वर्ण है या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। तो इनकी संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न किस विकल्प के सभी व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? पूछा गया। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अभी अभी हमने लिखा था। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। तो कौन से विकल्प में मिल रहे हैं ये व्यंजन? या, रा, ला, वा, डी विकल्प में। ध्यान दें, पहला ऑप्शन बनाया गया, पहले में सा रख दिया गया है। या, रा, वा सही है, सा गलत है। सा, 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 ये ऊष्म व्यंजन है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सबके सब छात्राज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरीके से सही जो ऑप्शन मिला वो डी होगा, या, रा, ला, वा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का घोषत्व क्या है? ध्यान दें, सभी अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा सभी का घोषत्व सघोष होता है। सारे के सारे अंतस्थ व्यंजनों का घोषत्व सघोष होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प होगा बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजनों का प्राणत्व क्या होता है? ठीक है, प्राणत्व। देखिए, अंतस्थ जो व्यंजन है इनका घोषत्व अभी बताया गया कि ये घोषत्व सघोष होता है, और ये प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अंतस्थ व्यंजनों का प्राणत्व क्या होता है? अल्प प्राण। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण, लुंठित जिस वर्ण को, ध्यान दें, जिस वर्ण को बोलने में जीभ
ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है, लुढ़क कर नीचे आती है, नीचे आती है, उसे हम लुंठित वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में जीवा ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है उसे लुंठित वर्ण कहते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में लुंठित वर्ण कौन सा है, तो लुंठित वर्ण होता है रा। रा बोल के देखिए, जीभ ऊपर उठती है और लुढ़क कर नीचे आती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक, पार्श का शाब्दिक अर्थ होता है बगल, अर्थात जिस वर्ण को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु जिह्वा के दोनों पार्श्व अर्थात बगल से निकलती है उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और पार्श्विक वर्ण होता है ला। ला बोलने में मुख से निकलने वाली वायु जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है, इसलिए वो एक पार्श्विक वर्ण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? वा, ध्यान दें, वा एक संयुक्त प्रयत्न का वर्ण है, अर्थात ये किन्हीं दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होता है। इसका जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ, डी विकल्प में। अकेले दंत नहीं होगा, अकेले ओष्ठ नहीं होगा, और तालु से इसका कोई लेना देना नहीं है। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, यानी ये होगा दंत धन ओष्ठ, दोनों से मिलकर उच्चरित होता है, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वर्ण को बोलने में जीवा ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है वर्ण कहलाता है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन पर इस पर चर्चा हो रही थी। जिस वर्ण को बोलने में जीवा ऊपर उठकर, ध्यान दें, ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है, लुढ़क कर नीचे आती है, ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है, ऐसे वर्ण को क्या कहा जाता है? ऐसे वर्ण को लुंठित वर्ण कहा जाता है, ऑप्शन ए, लुंठित वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजनों में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु होता है? अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। इसमें से या का उच्चारण स्थान तालु, रा का मूर्धा, ला का दंत और वा का दंतोष्ठ। तो इस तरीके से पूछा गया अंतस्थ व्यंजनों में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो हमको कौन सा ऑप्शन सही मिला? या का उच्चारण स्थान तालु होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन से व्यंजन वत्स्र व्यंजन कहे जाते हैं? वत्स्र, ध्यान दें, थोड़ा सा यहां पर मिस स्पेल्ड हुआ है, सही से ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी, वत्स्र, वत्स्र, सारी आधा होगा, वत्स्र। निम्न में से कौन से व्यंजन वत्स्र व्यंजन कहे जाते हैं? वत्स्र का मतलब होता है वे व्यंजन जो दंत मूल से बोले जाते हैं, दंत मूल के पास से बोले जाते हैं। तो ये व्यंजन है रा और ला, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में सही है, ये वत्स्र व्यंजन रा और ला होते हैं। अगला देखते हैं, रा व्यंजन के संदर्भ में निम्न में क्या आ सकते हैं? रा एक, यह लुंठित वर्ण है, सही है, ये ऑप्शन इसके लिए सही है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, यह भी अभी बताया गया, हाँ, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यह एक सघोष वर्ण है, तो इसका घोषत्व सघोष होता है। सभी अंतस्थ व्यंजनों का घोषत्व सघोष होता है, यह भी सही हुआ। यह एक महाप्राण वर्ण है, यह गलत है, इसके लिए सभी अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण वर्ण होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प होगा डी।
अगला क्वेश्चन, वा एक दंतोष्ठ वर्ण है, इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ, ध्यान दें, वा एक दंतोष्ठ वर्ण है, दंतोष्ठ वर्ण, इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ के किस क्रम से होता है? यानी दो पंक्तियों में दांत, ऊपर का दांत और नीचे के दांत, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ, तो सही क्रम बताना है, ऊपर के दंत और नीचे का ओष्ठ, नीचे के दंत और ऊपर का ओष्ठ, ऊपर के दंत और ऊपर का ओष्ठ, नीचे के दंत और नीचे का ओष्ठ। ध्यान दें, वा दंतोष्ठ वर्ण है, इसका सही उच्चारण क्रम है ऊपर के दंत और नीचे का ओष्ठ, ए विकल्प, ए इसके लिए सही होगा। कंफर्म हो गया, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जीभ के बगल से निकलती है, बगल, पार्श्व, पार्श्व से निकलती है, बगल से निकलती है, उस वर्ण को कहा जाता है, उस वर्ण को पार्श्विक कहा जाता है। लुंठित नहीं, काकल्य भी नहीं, द्विगुणी भी नहीं, उसको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतस्थ व्यंजनों का घोष एवं प्राणत्व, घोषत्व एवं प्राणत्व क्रमशः क्या है? तो सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इन सभी का जो घोषत्व होता है वो होता है सघोष, और जो प्राणत्व होता है वो होता है अल्प्राण, अल्प्राण। तो सघोष अल्प्राण, सही विकल्प कौन सा होगा? ए विकल्प, सघोष अल्प्राण। अंतस्थ व्यंजनों का घोषत्व एवं प्राणत्व क्रमशः क्या होता है? अंतस्थ व्यंजनों का घोषत्व एवं प्राणत्व सघोष एवं अल्प्राण होता है, ए विकल्प। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ला वर्ण का या का उच्चारण स्थान ताल, रा का मूर्धा और ला का दंत, ऑप्शन डी सही होगा इसके लिए। ला का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को लेते हैं, संयुक्त प्रयत्न से उच्चरित होने वाला वर्ण है, संयुक्त प्रयत्न यानी जिस वर्ण के उच्चारण में दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है वो वर्ण है वा। वा कौन सा वर्ण है? दंतोष्ठ वर्ण है, और इसके उच्चारण में दंत और ओष्ठ दो चीजों का प्रयोग होता है, दंत और ओष्ठ दो चीजों का प्रयोग होता है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन होगा डी। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, किस वर्ग के व्यंजनों को स्पर्श संगति व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन्हीं वर्गों में से किसी एक वर्ग के व्यंजन को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो वो चा वर्ग के व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे, आपने हमारी इस वीडियो को देखा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इससे आपको अच्छा लाभ होगा। आप इन प्रश्नों को जरूर गंभीरता से देखें, सोचें समझें, ये आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। वर्ण का यह दूसरा पार्ट कराया गया, अभी एक पार्ट और कराया जाएगा। उस पार्ट को करने के बाद कुल 3 पार्ट हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे। तीनों भागों को पढ़ने के बाद आपका वर्ण नामक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटा है जो हमने नहीं कराया। इसलिए आप अगले वीडियो को भी देखें ताकि आप तीसरा पार्ट कंप्लीट करके वर्ण नामक टॉपिक को पूरी तरीके से पूरा कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ बने रहे।